तो हम लोग बेटा बात कर रहे थे अप टू, एक तो ये चीज मैं बता दूं कि जिन लोगों के पास ये असाइनमेंट है तो उनके लिए इजी होगा। कुछ लोगों की ये कंप्लेंट्स आई हैं कि जो है बहुत छोटा लिखा हुआ है, क्लियर नहीं लिख रहा है। तो आपको हमने पहले ही असाइनमेंट दे रखा है एंड यू आर सपोज टू सी द असाइनमेंट एंड ट्राई द क्वेश्चंस। और मैं समझता हूं इनसे इजी क्वेश्चंस तो हो ही नहीं सकते। हम वन बाय वन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स आप लोगों की तरफ से आई नहीं है कि ये क्वेश्चन ये पूछना है, ये पूछना है। तो हम क्या है सभी सोल्यूशन दिए जाए, कोशिश करेंगे कि अब आगे से क्या है कि थ्योरी के साथ साथ 10 न्यूमेरिकल्स डेली देते हैं, 10 सोल्यूशन या 5 सोल्यूशंस। आज हम ये पहले 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इनमें अगर पहले क्वेश्चन नंबर 12 की बात किया जाए, ए चार्ज मूविंग अराउंड ए सर्किल विद ए फ्रीक्वेंसी produces a magnetic field of 6.28 Tesla at the center of the circle. The radius of the circle is, frequency क्या दिया हुआ है? A charge moving around a circle with a frequency चार्ज कितना दिया है? 2 माइक्रोकूलम। A charge 2 microcoulomb moving around a circle with a frequency 6.25 into 10 raised to power 12 hertz। 6.25 into 10 की पावर 12 हर्ट्ज। हर्ट्ज ऐसा यूनिट है और माइक्रोकूलम को कूलम बनाना होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.28 टेस्ला एट द सेंटर ऑफ द सर्किल द रेडियस। कई बार इस तरह से भी पूछा जाता है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ दिस एट हीलियम न्यूक्लियस हाइड्रोजन एटम, कुछ इस तरह से दे सकते हैं। खास करके हाइड्रोजन एटम पे कई बार पूछा गया है। तो आप ये समझिए कि जब चार्ज किसी भी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होगा तो जब चार्ज को अगर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट होता है Q बाई टी और 1/2 क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो Q इंटू न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी को अगर चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगी। तो यहां चार्ज क्या दिया हुआ है? 2 इंटू माइक्रोकूलम को कूलम बनाएंगे ऐसा यूनिट में 10 बार -6 और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है क्या? 6.25 इंटू 10 की पावर 12। तो ये एम्पियर ऐसा यूनिट में करंट आ जाएगी। और अगर करंट कैरिंग कोई कंडक्टर है तो उसके सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, हम इस स्पेस को यूज कर रहे हैं, मैं समझता हूं आप देख सकते हैं। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड B जो आती है वो म्यू नॉट I अपान आता है 2R। ये फार्मूला है जैसे क्या? म्यू नॉट I अपान क्या? 2R। आपको क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। तो सब्जेक्ट रेडियस को बनाए तो क्या होगा? म्यू नॉट I अपान 2B। म्यू नॉट होगा क्या? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 और I यहां हमने लिख रखा है, सब्स्टिट्यूट करेंगे आप I और उसके बाद 2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड दिया है क्या? 6.28 टेस्ला। अगर ये हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो ये कितना आ जाएगा? 2 5 10 5 ये आ जाएगा शायद कि 6.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा क्या हुआ? 10 1 आया, 2 2 4 5 हो गया और 2 6 12, यानी ये आ गया इंटू क्या आ जाएगा? 10 की पावर 6। 12 है, ये -6 है। तो यहां अगर हम सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा, स्पेस भले ही कम है लेकिन जिन लोगों ने असाइनमेंट देख रखा है उनको मैं नहीं समझता हूं कोई दिक्कत होगी। या इसमें ऐसा कर लेते हैं कि हम ये जो क्वेश्चन हमने रिपीट कर दिया है सिर्फ हम ऑप्शन इसमें अब रखते हैं और यहां हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो R की वैल्यू क्या हुआ? B क्या है? म्यू नॉट I अपान क्या? 2R फार्मूला होता है। तो R हो जाएगा म्यू नॉट I अपान क्या? 2B। म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई क्या हो जाएगा? 3.14। 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 ये म्यू नॉट हो गया और I की वैल्यू हमने निकाल रखी है क्या? 12.50 इंटू 10 की पावर कितना? 6। 10 की पावर +6 रहेगा क्योंकि -6 है और +12 है, वहां पर +12 है। होल अपान क्या हो जाएगा? 2 इंटू बी। मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया हुआ है?
6.28 टेस्ला। तो 6.28 और टेस्ला ऐसा यूनिट ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3.14 को यहां से आप ये 2 टाइम्स ले सकते हो और 4 और ये 4 कट जाएगा। तो आंसर आ रहा है आपका क्या 12.50 इंटू 10⁶, तो ये है -6। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट आ जाएगा क्या 1.25, और इसका मतलब डी ऑप्शन सही। इसका तो क्या है डी ऑप्शन सही। अब हमारे लिए थोड़ा सा स्पेस भी मिल गया, आगे अब क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। ये हमें लगता है स्क्रीनशॉट लेकर के आप कर सकते हैं जो लोग कर रहे हैं। मैं फिर से बता दूं कि यहां हम लोगों ने निकाला क्या था, सबसे पहले क्या निकाला आई क्या था Q/T, 1/T होता फ्रीक्वेंसी, यानी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। कई क्वेश्चंस कंपटीशन में इस तरह से आए भी हैं। तो इससे आप करंट निकाल लेंगे और करंट ये आ जाएगी क्या 12.50 इंटू 10⁶ एम्पियर। यहां से करंट आपको मालूम होगी। फार्मूला हमें क्या निकालना है, अगर चार्ज मूव कर रहा है इन द सर्कुलर पाथ एंड यू हैव टू फाइंड charge is moving in circular path and you have to find a magnetic field at the center, then the formula for magnetic field is μ0 I/2r। लेकिन यहां पर उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है r, तो r को सब्जेक्ट बना करके सब्स्टिट्यूट करके पाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने क्या दिया है, टू पार्टिकल्स x and y having equal charges after being accelerated through the same potential difference। इस टाइप का एक न्यूमेरिकल कंडीशन बिल्कुल तय है, आना ही आना है। तो यहां पर क्या है, टू पार्टिकल्स हैविंग इक्वल चार्जेस आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इंटर ए रीजन। पहले तो ये समझ लीजिए कि टू चार्जेस एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। जब किसी चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करते हैं यानी पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जो आती है वो होती है क्या Q इंटू V। और यहां इन्होंने क्या दे रखा है, ये हम सोल्यूशन दे रहे हैं 13 का। हालांकि इसी असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 11 भी ऑलमोस्ट यही है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है Q इंटू V, और काइनेटिक एनर्जी यानी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर चार्ज भी इक्वल है और एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मींस द टू चार्ज पार्टिकल विल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद इन्होंने दिया है इंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स रही होगी तभी सर्कुलर पाथ हो जा रहा है, लेकिन दोनों का ये दिया हुआ सर्कुलर पाथ है R1 और R2 रिस्पेक्टिवली। तो द रेशियो ऑफ मास ऑफ दैट ऑफ x टू y। तो मास x का क्या है, पार्टिकल जो है y का क्या है, ये निकालना है। तो आप जानते हैं फार्मूला होता है R = mv/qb, और R स्क्वायर हो जाएगा क्या m²v²/q²b²। तो इससे हम अगर R स्क्वायर देखें तो हाफ mv² अलग कर लो, जिससे कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाए। 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मास 1 रह गया है, अपान क्या हो जाएगा q²b²। ये फार्मूला कई बार आप यूज कर चुके हैं कि R² = 2mk अपान क्या q²b²। यहां इन्होंने क्या कहा है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, 2 सेम है, चार्ज पार्टिकल पर चार्ज सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R²। तो m1:m2 जो मास होगा क्या होगा R1² to R2²। तो इसका मतलब आपका सी ऑप्शन से। अब हम लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है the deflection in the moving coil galvanometer is directly proportional to torsional strain। दूसरा क्या है, the number of turns in the coil, और फिर क्या है, inversely proportional to area of the coil।
करंट। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पूरा हमने मतलब डेरिवेशन तक किया हुआ है और उसमें फाइनली जो फार्मूला आया था कि ये हो जाएगा सॉल्यूशन 14। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो फार्मूला था उसमें ये था कि I इज इक्वल टू C अपॉन NAB इंटू 5। तो इसका मतलब आपको फाई पूछा है, द डिफ्लेक्शन इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मैंने फाई, ये जो डिफ्लेक्शन इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है क्या हो जाएगा, NAB I अपॉन क्या हो जाएगा C। तो आप खुद देखिए कि पहला ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्सनल, ये तो इनवर्सली है, C टॉर्सनल टॉर्क पर रेडियन है यहाँ पे, और बी ऑप्शन है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कॉइल, ये सही है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कॉइल। और फिर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो गलत हो गया, डायरेक्टली है। और फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया कि करंट इन द कॉइल इनवर्सली जबकि डायरेक्टली है। तो इसका मतलब फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ये आंसर होगा। और ऑप्शन इसमें कौन सा है, ये 14 सॉल्यूशन। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 15 जो लिखा हुआ है। फोर्टीन में इन्होंने ये किया है कि ए माइक्रोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, ऑब्वियसली ओम रहेगा, ए माइक्रोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एंड फुल स्केल रेंज ऑफ 50 माइक्रो एम्पियर। मतलब आपको इसमें, अब सॉल्यूशन 15 की बात कर रहे हैं, इसमें आपको नंबर ऑफ टर्न जी का जो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है ये 100 ओम दिया हुआ है, एक चीज। दूसरा, करंट इन द गैल्वेनोमीटर कितनी जा सकती है फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर, 50 माइक्रो एम्पियर, 50 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगी। It can be used as voltmeter of a higher range ammeter provided a resistance is added to it. Pick the following। आप जान रहे हैं किसी भी गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर भी बना सकते हैं और वोल्टमीटर बना सकते हैं। तो किसी भी गैल्वेनोमीटर को, ये चैप्टर हम लोग कर चुके हैं टॉपिक, कि अगर किसी भी गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर बनाते हैं तो लो रेजिस्टेंस वायर लगा देते हैं पैरेलल में, और यहां पर अगर आई करंट जा रही है तो आप देखिए यहां पर क्या होगी, आई माइनस आई जी करंट होगी, सॉरी यहां पर क्या होगी, आई जी करंट होगी गैल्वेनोमीटर में जो जा रही, और यहां पर क्या होगी, आई माइनस आई। तो अगर यहां पर ये कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू एन अमीटर, इसके लिए हम लो रेजिस्टेंस वायर लगाते हैं पैरेलल में, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि सेम रहता है तो इसका फॉर्मूला ये होता है आई जी इंटू जी एस इंटू आई माइनस आई जी। तो अगर हम शंट निकालना चाहें, क्योंकि जी दिया है, आई जी दिया है, और ये आई जी भी दे रखा है और टोटल करंट भी दे रखा है, टोटल करंट आपके ऑप्शंस में ही है, 50 वोल्ट या इतने मिली एम्पियर, इतनी करंट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, 50 मिली एम्पियर रेंज या जो भी है वो इन्होंने खुद दे रखा है। तो आई की वैल्यू वहां से मिल जाएगी जब ऑप्शन इसमें हिट एंड ट्रायल ही लगा सकते हैं। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। ये तो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे इन दो सेकेंड ऑप्शंस के लिए, लेकिन अगर हमें इसे वोल्टमीटर बनाना होता, कन्वर्जन ऑफ वोल्टमीटर इंटू कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू ए वोल्टमीटर। आप जानते हैं कि वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप,
ए हाई रेजिस्टेंस वायर लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ आप क्या करेंगे, हाई रेजिस्टेंस वायर लगाएंगे, और वो भी क्या, सीरीज में। आप याद रखिएगा वोल्टमीटर को हमेशा ही क्या लेते हैं, अगर मान लीजिए जिन पॉइंट्स के बीच हमें पोटेंशियल में निकालना है, तो यहां इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है, तो आप देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में यहां करंट IG जो होगी, IG जो करंट होगी, पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके थ्रू है वही इसके थ्रू है, तो V अपान क्या हो जाएगा, G प्लस क्या हो जाएगा, G प्लस R। तो यहां पर भी आपको R अननोन है, तो इससे G प्लस R विल बी नथिंग बट V अपान IG। तो इससे R जो आपको निकालना है V अपान IG माइनस R। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड से होगा। सॉल्यूशन हमने आपको समझा दिया है। तो सॉल्यूशन के बाद आप देख सकते हैं कि आप पहले तो ये वैल्यू रखेंगे, पहले ये वैल्यू चेक करेंगे, यानी 50 वोल्ट और ये 10 के, फिर आप 10 वोल्ट का रखेंगे 200 के, फिर उसके बाद 10 मिली एम्पियर, क्या 10 मिली एम्पियर, और फिर आप ये रखेंगे। लेकिन इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप सब्स्टिट्यूट करिए 10 वोल्ट और 200 के, थोड़ा आपको इतना आइडिया दे सकते हैं कि रेजिस्टेंस काफी हाई रखा जाता है। जब हम किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाते हैं तो हम हाई रेजिस्टेंस यूज करते हैं, इसलिए आप वैसे सब्स्टिट्यूट करके सभी देख लिए, लेकिन ये ज्यादा करेक्ट वैल्यू रखी है, और आप सभी देखेंगे तो इसमें ऑप्शन आपको आ जाएगा क्या, लेकिन ये आपको रख करके देखना होगा किसमें सेटिस्फाई करना है। फार्मूले हमने दोनों लिख दिए हैं, तो इससे और भी क्वेश्चन आप इस कॉन्सेप्ट से ट्राई कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम सॉल्यूशन किसकी, 16 की। इसको आप देख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, और ये टॉपिक हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। 16th के लिए आप ये देखिए, 16th में इन्होंने ये कहा है, ए स्ट्रेट सेक्शन ऑफ सर्किट लाइज एलॉन्ग x एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू माइनस a/2 टू x इज इक्वल टू क्या, a/2, एंड डू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट x इज इक्वल टू a। तो x इज इक्वल टू a, इसी को आगे प्रोड्यूस करेंगे, तो यहां पर कहीं x इज इक्वल टू a होगा। यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है, तो आप जानते हैं अगर इसमें करंट फ्लो कर रही है तो आगे प्रोड्यूस करें, तो इस पॉइंट से एंगल क्या आएगा, 0 एंगल क्या आएगा, और बी का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट आता है इसमें। तो अब साइन 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी, 0। तो आपका लास्ट ऑप्शन ही सही है, ये लास्ट ऑप्शन क्या है, सही है। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, और 17 में जैसा कि दे रखा है, कुछ लोगों की कंप्लेन आई है कि छोटा लिखा है, टेढ़ा टेढ़ा लिखा है, तो ये आप याद रखिएगा, ये आप ही लोगों का लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। हम सोल्यूशन दे रहे हैं, आपके पास सोल्यूशन का पूरा असाइनमेंट है, हम फिर भी एक बार यहाँ लिख दे रहे हैं जिससे आपको थोड़ा और सुविधा हो समझने में। तो ए वर्टिकल वायर कैरिंग ए करंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, द वायर विल एक्सपीरियंस ए फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स। तो एक तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से लेना है, तो आप लेफ्ट हैंड लेंगे, और लेफ्ट हैंड में इस तरह से लेंगे, यहां पर अगर हम बनाएं कि नॉर्थ डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल, नॉर्थ डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड है, और जो चार्ज पार्टिकल है ए वर्टिकल वायर कैरिंग ए करंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ये वायर है, ये अगर हमने हॉरिजॉन्टल ये बोर्ड को दिखा रखा है, तो ये इस पर इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, करंट है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करंट है, और आपको ये पूछा है फोर्स किस तरफ लगेगा। तो आप ये देखिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड हमने लेफ्ट हैंड लिया, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में ये मैंने मिडिल फिंगर कर दिया है करंट। तो थंब जिस डायरेक्शन में आ रहा है वो क्या डायरेक्शन होगा, आप जानते हैं, ये अगर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है। तो आपका जो थंब आ रहा है वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा, तो इसका डी ऑप्शन सही। 70
उसके बाद हम आते हैं कि 18 पर a direct current I flows along the length of an infinitely long straight thin walled pipe. Then the magnetic field is. तो इनफाइनाइट लेंथ का लॉन्ग कोई क्या है, पाइप है। इनफाइनाइट लेंथ का लॉन्ग कोई पाइप है और ये पाइप का हमने पूरा ये आर्टिकल ही कर रखा है। ये इस तरह से मतलब हालो पाइप है और ये इनफाइनाइट लॉन्ग इनफाइनाइट लेंथ का है। यहां पर आप याद रखिएगा ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी ये सिर्फ और सिर्फ जहां पर ये आउटर सेक्शन है वहीं पर होगी। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड जो करंट है वो क्या है, जीरो। करंट होगी तो सिर्फ मतलब सर्कुलर सेक्शन पर होगी, सर्कुलर सेक्शन पर होगी। तो ये हम लोगों ने आर्टिकल कर रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर ये रेडियस हम लोग आर मान लें, इसकी रेडियस कैपिटल आर मान लें और ये पॉइंट कोई आर डिस्टेंस पर है आउटसाइड, तो आउटसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड होती है। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन हम लोग बात करें और ये यहाँ पर सोल्यूशन कौन सा है, 18th है ना, सोल्यूशन 18th की यहाँ बात हो रही है, सोल्यूशन 18। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोगों ने रख रखा है म्यू नॉट अपान क्या 2 पाई आई बाई आर, और ये तब था व्हेन आर इज क्या ग्रेटर देन कैपिटल आर, व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर था। और यही मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, जीरो थी व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर। अगर ये इनसाइड हालो सिलिंड्रिकल पाइप, इनसाइड हालो सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ इनफाइनाइट लेंथ अगर बात करें तो इनसाइड जीरो होती है मैग्नेटिक फील्ड, और यहां आप ऑप्शंस की बात करें तो यूनिफॉर्म थ्रू आउट द पाइप बट नॉट जीरो, तो गलत हो गया ऑप्शन, क्योंकि जीरो होती है इनसाइड द पाइप। हालो सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग लॉन्ग पाइप की बात हो रही है, और जीरो ओनली अलोंग द एक्सिस ऑफ द पाइप, क्या जीरो ओनली अलोंग द एक्सिस ऑफ पाइप, सिर्फ एक्सिस पर ही जीरो है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इनसाइड द पूरा मतलब कंप्लीट हालो सिलेंडर में जीरो होती है। सी है जीरो एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप, ये सही हो गया। तो जीरो एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप सही हो गया, फिर मैक्सिमम वो तो गलत ही है क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही अल्टरनेटिव सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 80। अब हम लोग अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, और 19 में इन्होंने क्या दिया हुआ है, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास थ्रू ए स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इन एयर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम ईदर एंड ऑफ। ये याद रखिए कि अगर 2 मीटर का कोई पाइप है तो चाहे इस एंड पर 3 मीटर ले या आप इसी पर 3 मीटर लें, किसी भी ईदर एंड से 3 मीटर एक्सिस आप देखेंगे तो एक्सिस पर थीटा जीरो आ जाएगा, और यहां पर चूंकि साइन थीटा टर्म आती है तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा, डी ऑप्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। आप याद रखिए कि कोई भी वायर है तो इससे आर डिस्टेंस पर यहां तो मैग्नेटिक फील्ड होगी करंट कैरिंग वायर, लेकिन अगर वो पॉइंट इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर ही है तो थीटा जीरो होने की वजह से, क्योंकि यहां टर्म में साइन थीटा आती है, तो इससे जीरो हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। में दिया है when a positively charged particle enters a uniform magnetic field with uniform velocity, its trajectory can be. A positive charged particle enters a uniform magnetic field with uniform velocity, its trajectory can be. तो इसको हमने डिस्कस भी किया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, ये सोल्यूशन 20 के बारे में बात कर रहे हैं, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटर करता है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो इस केस में F जो आता है QVB साइन थीटा, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, साइन जीरो हो जाएगा। फर्स्ट केस में अगर थीटा जीरो होता है तो QVB साइन जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ पर ही मूव करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
along the direction of magnetic field. तो स्ट्रेट लाइन पाथ भी हो सकता है क्योंकि इन्होंने एंगल नहीं दिया है. एट व्हाट एंगल द चार्ज पार्टिकल इंटर्स इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये नहीं दिया हुआ. तो या तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि ये ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड दी हो वहां पर कि चार्ज पार्टिकल ये प्लेन ऑफ बोर्ड में इंटर करता है और मैग्नेटिक फील्ड या तो नॉर्मली इनवर्ड है नॉर्मली आउटवर्ड है. इस केस में आप जानते हैं कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इंटर्स इन ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड इट्स पाथ विल बिकम सर्कुलर. तो इसका सर्कुलर भी हो सकता था. फर्स्ट केस ये स्ट्रेट लाइन हो गया, सेकेंड ये सर्कुलर हो गया. थर्ड केस इसमें जो हम लोगों ने लिया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में if a charge particle enters at an angle theta with the direction of magnetic field, then due to the component v cos theta, the charge particle will continue its motion along the direction of magnetic field, and due to the component v sin theta, its path will become circular. So it will move along helical path. It will move along helical path. चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या हो जाएगा? हेलिकल हो जाएगा. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हेलिकल भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है. पहला ऑप्शन जो है फर्स्ट ओनली यानी स्ट्रेट लाइन, सेकेंड ऑप्शन है 1 and 2 यानी सर्कुलर स्ट्रेट लाइन, और थर्ड ऑप्शन है 1 और 3 यानी हेलिक्स और वो, और डी ऑप्शन जो है यही सही है कि 3 में तीनों हो सकते हैं. स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है और हेलिकल भी हो सकता है. और उसके बाद लास्ट जो प्रॉब्लम दिया हुआ है आपने, लास्ट में इन्होंने क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, इट इनकाउंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड इन द वाई डायरेक्शन. तो क्या है, इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पर है. तो मैग्नेटिक फोर्स फ्लाइंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होगा, जेड एक्सिस के नाम होगा. तो इसका मोशन किस में होगा, एक्स जेड प्लेन में. तो फर्स्ट दिया है स्ट्रेट लाइन गलत ही है, सर्किल इन एक्स जेड प्लेन बी पार्ट, तो यही सही है, एक्स जेड प्लेन यानी बी पार्ट सही है, इस सर्किल इन एक्स जेड प्लेन. थर्ड